नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज 4 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहा है। क्वेश्चंस पॉज करके पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन यही था। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है और आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the World Health Organization recently recommended the use of steroid drugs to treat COVID-19. Which of the following statements can be related to the main function of steroids in human body? Answer is option A. Steroids work by decreasing inflammation and reducing the activity of immune system. देखते हैं। देखो दोस्तों, स्टीरॉइड्स आर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, ठीक है, जलना, बर्न करना, ये सब इन्फ्लेमेशन होता है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है स्टीरॉइड्स। दोस्तों सिंपल भाषा में यही है, हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कोविड-19 जैसे इन्फेक्शन होता है, तो हमारा एंटीबॉडीज काम करते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एंटीबॉडीज व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, राइट। जब ऐसे इन्फेक्शन होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो इन्फ्लेम होता है। मतलब इन्फ्लेमेशन इसलिए करता है क्यों, उसको प्रोटेक्ट करना। उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो पर ये इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने से, सूजन होने से दूसरे ऑर्गन्स को डेंजरस हो सकता है। ये जैसे कोविड-19 के केस में लंग्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फ्लेम होगा। इन्फ्लेम क्यों हो रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए, पर वो इन्फ्लेमेशन से दूसरे ऑर्गन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, राइट। तो ये है स्टीरॉइड्स का। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the criteria for inclusion of a medicine in national list of essential medicines, which of the following statements are correct? तो आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 and 3 only। स्टेटमेंट 4 गलत है। दोस्तों नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज ए डिसीजन अबाउट विच मेडिसिन आर एसेंशियल। दोस्तों एसेंशियल मेडिसिन का एक लिस्ट प्रोमोगेट करता है हमारा फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट। इसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं और ये टाइम टू टाइम रिन्यू भी होता है, ठीक है। रिसेंटली 2018 में इसको रिन्यू किया था। अब देखो, इसकी नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन के लिस्ट में आने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर सारे क्राइटेरिया देखना है तो आप लोग इसके वेबसाइट में जाके देख सकते हो। वैसे मेजर में इधर लिखा हूं, पढ़ लेना। वैसे देखो, आपका क्वेश्चन का देखते हैं। द मेडिसिन शुड बी अप्रूव्ड लाइसेंस इन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, मेडिसिन इंडिया में अप्रूव्ड होना चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए। मेडिसिन शुड बी यूजफुल इन डिसीज विच इज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में कोई डिसीज है उसके लिए यूजफुल होना चाहिए। मेडिसिन शुड हैव प्रूवन एफिकेसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल बेस्ड ऑन वैलिड साइंटिफिक एविडेंस। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही मेडिसिन बनता है, ठीक है। ये प्रूवन होना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, द डिसीज बर्डन फॉर विच ए मेडिसिन इज इंडिकेटेड इज नो लॉन्गर ए नेशनल हेल्थ कंसर्न इन इंडिया। अगर ये डिसीज बर्डन इंडिया के लिए या अपने देश के लिए एक हेल्थ कंसर्न नहीं है, तो क्यों एसेंशियल लिस्ट में रहेगा, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेस्पेक्ट टू द G20 लीडर्स समिट 2020 विच विल कन्वीन फ्रॉम 21 to 22 नवंबर 2020, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दोस्तों ऑप्शन डी 3 ओनली। इसका मतलब है न्यू दिल्ली इंडिया होस्ट द G20 लीडर्स समिट 2020 भी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, इसकी जो थीम बोला है ये भी गलत है। देखते हैं दोस्तों, 15 मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 20, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 नेशन है, ठीक है। ये इस G20 में कितने 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन से, पूरा तो लिखा हूं, पढ़ लेना। सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा और इसकी प्रेसिडेंसी भी सऊदी अरेबिया के पास है। वो हर साल चेंज होता है दोस्तों। इसका थीम क्या है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेस्पेक्ट टू द टर्म ट्रैवल बबल समटाइम्स सीन इन न्यूज, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आंसर है ऑप्शन 3, द एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप बिटवीन नेबरिंग और nearby countries by opening up borders and allowing people to travel freely within the zone without having the need to undergo on arrival quarantine.
ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है ट्रैवल बबल्स का? देखो, इसको ट्रैवल कॉरिडोर भी बोलते हैं, कोरोना कॉरिडोर भी बोलते हैं। देखो, ये दो नेबरिंग कंट्री के बीच में एक पार्टनरशिप बनाता है। अगर वो दोनों कंट्री कोविड-19 के अगेंस्ट, ठीक है, अच्छा सक्सेस पाए हो फाइट करने में और ज्यादा स्प्रेडिंग रोकने में, अगर सही तरह काम कर रहे हो, तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। मतलब आपस में कनेक्शंस रीएस्टैब्लिश करेंगे। अगर दोनों कंट्री के बीच में किसी को ट्रैवल करना है तो ज्यादा रेगुलेशन, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। पर दोनों को कोविड-19 के अगेंस्ट सक्सेस पाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा स्प्रेड हो गया इसके बाद कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर दोनों कंट्री राजी है तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रैवलिंग वगैरह, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स वगैरह शुरू कर सकता है। इसको ट्रैवल बबल बोलते हैं। बाकी और थोड़ा दिखाऊं, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5, India has signed a deal with Russia to manufacture which rifle to replace the existing Indian small arms system, INSAS rifle? आंसर है ऑप्शन ए, AK-203। तो दोस्तों ये है AK-203। अब अपना राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, अभी रशिया में है। आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी कवर किया था, SCO मीटिंग अटेंड करने के लिए गया है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों कल AK-203 जो AK-47 का एडवांस वेरिएंट है, AK-203 का ऑलरेडी हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था रशिया से खरीदने के लिए, तो उसके बारे में बात हुई है। तो ये न्यूज में आया था इसलिए क्वेश्चन डाला हूं। वैसे ये इंसा से आजकल फोर्स यूज कर रहा है, तो इससे थोड़ा एडवांस्ड है AK-203, राइट, रशियन मैन्युफैक्चर्ड है। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में होगा, ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इधर बनेगा। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये लिखा है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय PM इन 2019। कॉस्ट ऑफ ए राइफल $1,100 है, राइट। वैसे इंसास हम यूज करते थे। इंसास हैज डेवलप्ड इश्यूज सच एज मैगजीन क्रैकिंग एंड जैमिंग एट हाई एल्टीट्यूड। मैगजीन क्रैकिंग मतलब, मैगजीन मतलब ये जो पोर्शन है दोस्तों जहां गोली भरता है, इसको मैगजीन बोलते हैं, राइट। तो मैगजीन क्रैकिंग एक प्रॉब्लम है और जाम हो जाता है, ये सब इंसास का प्रॉब्लम है, इसलिए इसको रिप्लेस कर रहा है AK-203 से। Question number 6. With respect to the international north-south transport corridor, which of the following countries initiated this project? Answer is option A, Russia, India and Iran. देखो दोस्तों, ये है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखो, ये देखने से आपको पता चल रहा है मुंबई से जा रहा है, पाकिस्तान इधर है, पाकिस्तान को बिल्कुल टच नहीं कर रहे, और जा रहा है ईरान से, फिर सेंट्रल एशिया, फिर रशिया, यूरोप, ठीक है। तो पाकिस्तान, मेजर अपना मकसद यही था, पाकिस्तान को बाईपास करना है। पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं चाहिए। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हम सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये ट्राइलैटरल प्रोजेक्ट था, जॉइंटली इनिशिएटेड बाय रशिया, ईरान एंड इंडिया, ठीक है दोस्तों। और एक लिखा है, it provides a new strategic transportation route bypassing Pakistan, which has proven a difficult country to deal with. ये हमें पता ही है, पाकिस्तान is a very difficult country to deal with. India instead has built up container port facilities on its western coast. कहाँ है? पोर्ट ऑफ चबहार, ईरान में दोस्तों पोर्ट ऑफ चबहार है। इंडिया ने फंडिंग किया है पोर्ट ऑफ चबहार के लिए। रिसेंटली न्यूज में भी आया था, चाइना के साथ ईरान कुछ डीलिंग कर रहा है करके, इसके बारे में कवर भी किया था हमने। तो बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेशन है इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया रशिया, इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेस्पेक्ट टू ए डिफेंस रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हिच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नेवी इन वर्ल्ड? लार्जेस्ट नेवी किसके पास है दोस्तों? चाइना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें उन्होंने क्लियर बोला चाइना के पास उनसे ज्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा नेवल पावर है, राइट। 350 शिप्स एंड सबमरीन से। और भी उनके बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स लिखो, मैं ब्रीफली आपको बताता हूं क्या है। उनका जो वेस्टर्न थिएटर नेवल कमांड है, उनका कमांड है जैसे इंडियन नेवी का भी है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सथे, वैसे उनका जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंडिया, उन्होंने बोला है। और उनका पूरा ऑफिशियल बजट कितना है? $174 बिलियन है, वेराज इंडिया का ओनली 61 है। मतलब हमसे 3 गुना ज्यादा डिफेंस बजट चाइना का है। और चाइना का रीसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में लिखा है, मेड इन चाइना, वन बेल्ट वन रोड, ये सब हमने सुना है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में उनका, ठीक है। चाइना एम्स टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बाय 2049, ठीक है, वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनने का प्लान है। चाइना हैज इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ आर्म फोर्सेस एट स्ट्राइड। देखो दोस्तों, स्ट्राइड, STRID बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक लाइव मिलिट्री एक्सरसाइज है चाइना का, राइट। और चाइना हैज टू डबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर पावर में भी और इंप्रूवमेंट करेगा वो लोग, राइट। तो ये है चाइना के बारे में, चाइनीज नेवी। क्वेश्चन नंबर 8, with respect to the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC, which of the following statements are correct? दोस्तों BIMSTEC के बारे में लिखा है,
1 and 3 ओनली, मतलब स्टेटमेंट 2 इनका परमानेंट सेक्रेटरीट कोलंबो में नहीं है। कहाँ है देखते हैं। देखो दोस्तों, बीम्सटेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 7 नेशन एक साथ आया है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हूं, मेन पॉइंट्स में बोलता हूं दोस्तों। पहले बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, फिर नेपाल, भूटान वगैरह आ गया। अब देखो दोस्तों, इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका परमानेंट सेक्रेटरीट ढाका में है, बांग्लादेश में। और बीम्सटेक हैज आइडेंटिफाइड 14 प्रायोरिटी एरियाज। देखो, इसमें बीम्सटेक ने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किया, जैसे ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, ऐसा। देखो इसमें इंडिया किस किस में लीड करता है। इंडिया से लीड कंट्री फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, टूरिज्म में, एनवायरनमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, काउंटर टेररिज्म में, ट्रांसनेशनल क्राइम में, यही सब एरियाज में इंडिया लीड करता है। राइट दोस्तों, ये भी आपको बीम्सटेक का ऑफिशियल साइट्स में रिपोर्ट में मिल जाएगा सारे डिटेल्स। बीम्सटेक भी आजकल न्यूज में है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, ए कमिटी वाज सेट अप बाय होम मिनिस्ट्री इन 2019 फॉर इट्स recommendations फॉर implementation ऑफ क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। Which of the following are considered Assamese people for the purpose of clause 6 as per the report? तो दोस्तों चारों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों क्लोज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड आजकल न्यूज में है। देखो क्लोज 6 का इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए आसाम में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। देखो, तो होम मिनिस्ट्री ने एक कमिटी सेटअप किया था। ठीक है, तो कमिटी ने अपना रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया, और उस कमिटी में एक मेजर पॉइंट है, क्या है कि आसामीज पीपल कौन है। अभी इसको ठीक से पार्लियामेंट ने एनैक्ट नहीं किया है, फिर भी ये रिपोर्ट में क्या लिखा है, रिपोर्ट का न्यूज अभी पब्लिश किया, तो रिपोर्ट में मेन क्या लिखा है, आसामीज कम्युनिटी कौन कौन है। तो हमारा चारों स्टेटमेंट जो है इसमें ये सही बनता है। Assamese community residing in the territory of Assam on or before January 1, 1951। तो जनवरी 1, 1951 एक बेस डेट बनाया है, उसमें देखो Assamese कम्युनिटी जो था वो इंक्लूड होगा। एनी इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी, जो इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी आसाम का वो इंक्लूड होगा। एनी अदर इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ आसाम, और भी कोई इंडिजिनियस कम्युनिटी है वो भी, मतलब वो जगह से रिलेटेड। All other citizens of India residing in the territory of Assam on or before January 1, 1951। ठीक है, तो जनवरी 1, 1951 और उससे पहले अगर आसाम में था तो वो आसामीज पीपल में काउंट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, देखो क्लोज 6 ए कहता है आसामीज पीपल के लिए Constitutional, legislative and administrative safeguards should be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the people of Assam। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर आसामीज पीपल में आ गया दोस्तों, तो इनको बहुत सारे रिजर्वेशंस मिलेंगे, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसमें लिखा है कि इलेक्शंस में वही लोग लड़ सकते हैं, बाकी सारे वोट कर सकता है, पर ये जो आसामीज पीपल में वही इलेक्शन में लड़ेगा, और 80% तक रिजर्वेशन लोकल जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में होगा, ये सब बोला है उसमें। अब देखते हैं जब इंप्लीमेंट होगा और न्यूज आएंगे, हम आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली हमारा आंसर हमें मिल गया 1, 2, 3 एंड 4 क्लोज 6 ऑफ असम अकॉर्ड के बारे में, और अच्छा सा रिसर्च कीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू श्री नारायण गुरु। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Answer is 2 and 3 only. Statement 1, he coined the slogan no religion, no caste, no God for mankind। गलत है दोस्तों, ये स्टेटमेंट ही गलत है, बेसिकली स्लोगन गलत है। नो रिलीजन, नो कास्ट, नो गॉड नहीं, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों, श्री नारायण गुरु के बारे में अगस्त 20, 1856 में विलेज ऑफ चेम्पड़ंती नियर तिरुवनंतपुरम में जन्म हुआ था। श्री नारायण गुरु इज रिवर्ड फॉर हिज वैदिक नॉलेज, पोएटिक प्रोफिशिएंसी, openness to the view of this, non-violent philosophy and relenting resolve to set right social wrongs। दोस्तों श्री नारायण गुरु एक सोशल रिफॉर्मर थे। 19th सेंचुरी में हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से सोशल साउथ में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उनमें से एक प्रमुख थे श्री नारायण गुरु। अब श्री नारायण गुरु जो थे 19th सेंचुरी में जो सोशल ब्रूटैलिटीज होता था हमारे कम्युनिटी के अंदर, जो कैस्टिज्म होता था, उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किए थे। Narayana Guru was instrumental in setting up the spiritual foundations for social reform in Kerala and
was one of the most successful social reformers to revolt against the caste system in India. मैंने बता दिया आपको। वैसे उनका एक स्लोगन है बहुत बड़ा फेमस, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। हमारे क्वेश्चन में लिखा है नो रिलीजन नो कास्ट, ऐसा नहीं है, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ये श्रीनारायण गुरु ने बोला था। He held all religions to the same and condemned animal sacrifices. उस टाइम पे एनिमल सैक्रिफाइसेस भी जो होते थे तो उनके भी अगेंस्ट उन्होंने खड़ा हुआ। He started the श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना SNDP मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, SNDP मूवमेंट किसने शुरू किया था? श्री नारायण गुरु ने। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन इधर खत्म हो रहा है। मुझे मालूम है आज थोड़ा जल्दी गया मैंने। देखो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज के लिए मैं ज्यादा टाइम अलॉट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये किया। फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में या एक्सप्लेनेशंस में कुछ भी डाउट है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आप लोग कोई भी टॉपिक जो करंटली हो रहा है उसको मिस नहीं करना चाहिए, यही मेरा प्लान है। राइट दोस्तों, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।